नमस्कार। आज का टॉपिक रहेगा प्रश्नावली। सामाजिक शोध में प्रश्नावली एक ऐसी प्रविधि है जिसके जरिए अनुसंधानकर्ता एक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए लोगों से संपर्क करके जानकारी प्राप्त किया कर सकता है। मैं डॉक्टर अरविंद बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर बीसीबी। जैसा कि हम शोध से संबंधित कई लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं कि शोध में कोई चमत्कार नहीं है, शोध कोई शॉर्टकट नहीं है। शोध के जरिए व्यक्ति अपने आप को सोचे कि मैं एक दिन में प्रसिद्धि हासिल कर लूँगा, ऐसा नहीं है। शोध तो ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है जिसमें कि अनुसंधानकर्ता क्रमबद्ध ढंग से वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए तथ्यों को एकत्रित करता है, उनका वर्गीकरण करता है, सारणीयन करता है और उसके बाद निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच के एक रिपोर्ट तैयार करता है, एक सामान्यीकरण करता है। अर्थात अनुसंधानकर्ता द्वारा बहुत सहज तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त करके एक उद्देश्य की प्राप्ति करने का प्रयास किया जाता है। शोध में कोई जल्दीबाजी का दृष्टिकोण नहीं है, कोई शॉर्टकट का दृष्टिकोण नहीं कि हम एक दिन में कर लेंगे, 2 दिन में कर लेंगे। लेकिन साथ में शोध में ये भी है, योजना बनाना बहुत जरूरी है, एक प्लान बनाना जरूरी है। बिना योजना या प्लान के व्यक्ति, शोधकर्ता सही ढंग से रिसर्च नहीं कर सकता। कोई कह दे कि हम आज ये कर लेंगे, कल ये कर लेंगे, फिर कह देंगे नहीं आज नहीं, ऐसा उल्टा कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। शोध कार्य के लिए जो चीज समय निश्चित किया गया है उसी समय में वो कार्य होना चाहिए। हालांकि शोध कार्य में समय समय पर, स्थान स्थान पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये एक अच्छे शोधकर्ता की निशानी है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली, जो कि तथ्य एकत्रित करने की एक प्रविधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता तथ्यों को एकत्रित करता है। यह एक प्रश्नों की सूची है जिसको अनुसंधानकर्ता बड़े विवेक से, सहज ढंग से तैयार करता है। यह प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने का एक के उद्देश्य से बनाई जाती है, एक उपकरण है। उत्तरदाता इसको स्वयं भरता है, अर्थात अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के सामने नहीं रहता है क्योंकि वो उसको डाक के माध्यम से भेजता है। मूल रूप में प्रश्नावली उत्तरदाताओं का एक कुलक है जिसके प्रति शिक्षित व्यक्तियों का प्रकाशकरण किया जाता है, जिससे उन उत्तेजनाओं के प्रति उनके मौखिक व्यवहारों का अवलोकन किया जा सके। ऐसा लुनबर्ग साहब कहते हैं। गुडेनहार्ट साहब क्या कहते हैं कि सामान्य रूप से प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के उस उपकरण से है जिसमें कि फॉर्म का प्रयोग होता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। अर्थात लुनबर्ग की बात और गुडेनहार्ट की बात से स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी सूची है कि जिसे कि अनुसंधानकर्ता तैयार तो करता है लेकिन उसका उत्तर खुद नहीं भरता, बल्कि उत्तरदाता खुद भरता है। उत्तरदाता के पास वो डाक के माध्यम से भेजी जाती है। ऐसी स्थिति में खासकर प्रश्नावली के साथ ये बात जुड़ी हुई, ये एक तरह से पढ़े लिखे समाज के लिए अच्छी है, अनपढ़ समाज के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि इसको पढ़ ही नहीं पाएगा उत्तरदाता। ऐसे में उत्तर प्राप्त नहीं होगा, अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसी तरह से प्रश्नावली एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में फैले व्यक्तियों के समूह से आंकड़े एकत्रित करने का एक शीघ्रतम पद्धति प्रदान करती है। अपने सरलता रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक अनुसूची है जिससे कि सर्वेक्षण, निर्देशन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक के माध्यम से भेजा जाता है। ऐसा यंग साहब कहते हैं। अर्थात जब हम सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग के जरिए जिनका सिलेक्शन करते हैं, उनका एड्रेस प्राप्त करते हैं, उन एड्रेस को प्राप्त करके डाक के माध्यम से उनके पास प्रश्नावली भेजी जाती है। अर्थात प्रश्नों की सूची टाइप वाइप करा के हम उनके पास भेजते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि मतलब हम कम से कम समय में बहुत सारे लोगों से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब आता है कि खासकर प्रश्नावली की जब हम बात करते हैं, प्रश्नावली केवल समाजशास्त्र में यूज नहीं होती, मनोविज्ञान में भी यूज होती है, शिक्षा शास्त्र में भी यूज होती है। अर्थात कई विषयों में प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर अगर हम बात करते हैं
तो करेक्टरिस्टिक्स में देखी जाती है सही जानकारी के लिए प्रश्नों की एक सूची, मतलब सही जानकारी के लिए प्रश्नों की सूची है, चूंकि अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के सामने नहीं रहता, इत्मीनान से उत्तरदाता उन प्रश्नों का उत्तर देता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नावली के लिए सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। कई बार होता है कि सामने बैठ के किसी से सवाल पूछो तो वो प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से नहीं दे पाता। इसका कारण हो सकता है उसके पास कोई और बैठा हो, या फिर वो सामने से झिझक रहा हो। जैसे कि भारत में सेक्स से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका उत्तर देने में थोड़ा सा आदमी झिझकता है। वही चीज़ यहाँ पर यह है कि सही जानकारी के लिए हमको प्रश्नावली के जरिए उत्तर प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा एक तरह की अप्रत्यक्ष पद्धति है। अप्रत्यक्ष पद्धति इसलिए कि सामने आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप पद्धति इसलिए कहा जाता है। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष पद्धति के साथ साथ हमको प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। इसके जरिए इसकी एक विशेष गुण ये भी है कि सूचनादाता द्वारा स्वयं भरा जाना। इसमें सूचनादाता यानी उत्तरदाता स्वयं प्रश्नों के उत्तर भरता है और ऐसा सोच समझ करके वो तय करता है। इसके साथ साथ शिक्षित सूचनादाताओं का अध्ययन, प्रश्नावली में शिक्षित सूचनादाताओं का समावेश किया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि उत्तरदाता पढ़ा लिखा होना चाहिए। भारत जैसे देश के लिए हालांकि ये बात उतनी सही नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में भारत के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हो गए। नहीं, अब हम 65% से अधिक पढ़े लिखे हो गए, 70% के आसपास, 80% के आसपास पहुंच रहे हैं। तो 70% से ज़्यादा लोग शिक्षित हो गए हैं। खासकर जब 2021 की जनगणना होगी तो ये आंकड़ा 70% के आसपास या उससे ऊपर पहुँच जाएगा। उस आधार पर प्रश्नावली एक अच्छी प्रविधि कही जा सकती है। विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन, ये एक बहुत अच्छी बात है प्रश्नावली में कि हम एक विशाल क्षेत्र का अध्ययन कम से कम समय में कर लेते हैं। वरना अगर हम जब अनुसूची की बात करते हैं या किसी और माध्यम उपकरण की बात करते हैं, किसी और प्रविधि की बात करते हैं, तो उसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों से जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती। लेकिन प्रश्नावली से एक ही साथ अनेक क्षेत्रों में डाक के माध्यम से भेज दिया जाता है और एक तरह से विस्तृत क्षेत्र में वो चीज़ चली जाती है। और वर्तमान समय में तो हम कहते हैं इंटरनेट के जरिए ईमेल कर दिया जाए उनका लेके और उससे उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। तो उस आधार पर प्रश्नावली एक अच्छा उपकरण कहा जा सकता है। इसके साथ साथ आंकड़े संकलन की एक शीघ्रतम पद्धति है। आंकड़े संकलन करने की एक शीघ्रतम पद्धति है कि हमको इसमें त्वरित जानकारी मिल जाती है। हमको रोज़ रोज़ उसके घर जाके उससे बातचीत करके जाना आना नहीं पड़ता, उससे टाइम फिक्स नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमने भेज दिया एक बार और उसको जैसे ही समय मिलता है वो शीघ्र उसका उत्तर दे देता है। हालांकि पढ़े लिखे समाज में धीरे धीरे इंडिया में डेवलप हो रही है सब चीज़ें और हमको ये एक तरह से सही जानकारी मिल जाती है। इसके साथ साथ हमको गुप्त एवं आंतरिक जीवन से संबंधित जानकारी भी मिल जाती है। जो गुप्त बातें हैं, जो बातें सामने आदमी नहीं कर सकता, सामने कहने में झिझकता है, और कुछ आंतरिक जानकारियां हैं, वो जानकारी हमको एक तरह से प्रश्नावली के जरिए मिल जाती है। चूँकि इसमें ये लिख दिया जाता है कि आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। इसके साथ साथ वस्तुनिष्ठ सूचनाओं की भी संभावना रहती है, क्योंकि इसमें हम जिसके पास भेजते हैं वो हमारा दोस्त है, यार है, उससे मतलब नहीं है, या उत्तर देने वाला भी उसमें इस बात को नहीं ध्यान देता, तो इसमें पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में हमको वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त हो जाती है। उस हिसाब से प्रश्नावली एक अच्छा माध्यम है जिसके जरिए प्राथमिक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। अब अगर हम इसके बात करें इसके निर्माण की, प्रश्नावली का निर्माण बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्नावली की रचना की विधि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छी प्रश्नावली अगर सही तरीके से नहीं बनी तो ऐसे में उत्तर जो प्राप्त होगा वो सही नहीं प्राप्त होगा। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है अनुसंधानकर्ता के लिए। वो एक अच्छी प्रश्नावली के निर्माण के लिए विभिन्न चरणों से होते हुए गुजरे। इसमें जैसे वांछित पहला स्टेप कहा जा सकता है वांछित सूचनाओं का निर्धारण, जो उसके टॉपिक के लिए अकॉर्डिंग सही जानकारी है, वांछित जानकारी है, उनका निर्धारण करें। कौन कौन सी वांछित सूचनाएं उसको चाहिए, उसकी जो टॉपिक है, उसका समस्या का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसको अच्छी तरह से पढ़ ले, कई बार कई एंगल से पढ़े, समझने का प्रयास करें। साथ में उसका क्षेत्र क्या है, संबंधित क्षेत्र है, मतलब संबंधित क्षेत्र इसलिए भी जानना जरूरी कि जिस क्षेत्र में वो प्रश्नावली भेजेगा
वहाँ के क्षेत्र के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग के व्यवहार कैसे हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के, किस संप्रदाय के हैं, किस विचारधारा के हैं, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, खासकर प्रश्नावली का निर्माण करते समय। इसके साथ साथ समस्या की पृष्ठभूमि क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है वांछित सूचनाओं का निर्धारण करते समय, क्योंकि वांछित सूचनाएं निर्धारित करने में अगर जरा सी भी गड़बड़ी हो गई तो प्रश्नों का उत्तर प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ साथ समस्या का जो वर्तमान स्थिति है, समस्या तो थी लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है उस जानने का प्रयास करें। वहाँ के लोग के पक्ष विपक्ष के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। इसके लिए इसके आधार पर हम कह सकते हैं एक तरह का पायलट सर्वे कर ले, वहाँ पर निरीक्षण कर ले तो उससे, या वहाँ के लोगों से कुछ से फ़ोन से बात कर ले, किसी तरह से कहीं ना कहीं से जानकारी प्राप्त करे, तो उससे जो है ना समस्या वांछित सूचनाओं का निर्धारण कर सकता है। समस्या के समाधान के लिए व्यक्तियों के सुझाव, कुछ व्यक्तियों के सुझाव भी इम्पॉर्टेंट है जिनसे कि जानकारी मिल सकती है। इस तरह से वांछित सूचनाओं का निर्धारण हो जाने के बाद प्रश्नावली के प्रकार का निर्धारण, प्रश्नावली कौन सी प्रश्नावली लेनी है, क्योंकि प्रश्नावली के बहुत सारे प्रकार होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, मिश्रित होती है, जिनका जिक्र हम अब आगे करेंगे। यानी कहने का मतलब प्रश्नावली के प्रकार का निर्धारण होना भी बहुत ज़रूरी है। आपका टॉपिक क्या है, आपके टॉपिक में क्या अपेक्षा की जाती है, या आपके टॉपिक में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो अध्ययन की प्रकृति क्या है, ये जान के हम उसके प्रकार का निर्धारण कर सकते हैं। उत्तरदाताओं की प्रकृति कैसी, उत्तरदाता कैसा सोचते हैं, उनका नेचर कैसा है, और साथ में उपलब्ध साधन आपके पास कितने हैं। उपलब्ध साधन के आधार पर ही हमको प्रश्नावली के प्रकार का निर्धारण करना होगा। प्रश्नावली के प्रकार के निर्धारण से ही हमको एक तरह से सही रूप में हम प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने प्रश्नावली के प्रकार का निर्धारण सही नहीं किया तो प्रश्नावली का निर्माण भी करने के बाद में आगे चल के परेशानी होगी। मान लीजिए कहीं हमने स्ट्रक्चर्ड बना दिया, पता चला वहाँ हमको अनस्ट्रक्चर्ड की ज़रूरत थी, कहीं हमने उसको क्लोज बना दिया लेकिन वहाँ पर बहुत से उत्तर हमको ओपन वाले में चाहिए। तो इस तरह से हमको इस चीज़ का निर्धारण करना है, उत्तरदाताओं की प्रकृति के बारे में ध्यान देना है। इसके बाद बात आती है प्रश्नावली के प्रश्नों का निर्माण। प्रश्नों का निर्माण जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है, इसमें हम अधिक से अधिक यथार्थ प्रश्नों का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। यथार्थ दृष्टिकोण यानी रियलिटी क्या है, रियल प्रश्न क्या ज़रूरत है, तो उनका निर्धारण करना चाहिए। इसके अलावा गहन सूचनाएं प्राप्त करने से संबंधित प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए, जिससे गहन जानकारी प्राप्त हो सकते। उपयुक्त प्रश्न भी बनाने चाहिए, उपयुक्त जो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो, जो जिससे हमको उपयुक्त जानकारी प्राप्त हो सके, इस तरह के प्रश्नों का निर्माण करना है। एक पक्ष के प्रश्नों को एक जगह हो, यानी एक तरह के पक्ष का दृष्टिकोण या एक दृष्टिकोण से रिलेटेड सारे प्रश्नों को एक जगह रखना चाहिए। एक तरह की सोच से संबंधित प्रश्नों को, जैसे हम आर्थिक स्थिति की बात अगर कर रहे हैं तो आर्थिक स्थिति से संबंधित प्रश्न एक जगह हो, अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं तो सामाजिक दृष्टिकोण से संबंधित एक जगह हो, मनोवृत्ति से संबंधित बात कर रहे हैं तो एक जगह हो, राजनीति से संबंधित बात कर रहे हैं तो एक जगह हो, या फिर अन्य किसी पक्ष की बात कर रहे हैं तो उन सब प्रश्नों का निर्माण एक ही जगह होना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि आर्थिक वाला सामाजिक में, सामाजिक वाला मनोवृत्ति में अगर इस तरह चले जाता है तो उत्तरदाता अंदर से गुस्सा जाता है। ऐसे में प्रश्नावली का अच्छी प्रश्नावली नहीं कही जा सकती। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, प्रश्नों की जो भाषा है बहुत सरल होनी चाहिए, उत्तरदाता की समझ में आसानी से आ जाए। क्योंकि आप उस समय नहीं होते ना, इसलिए सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। सरल स्पष्ट होगी तो उत्तरदाता उन प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे देगा। इसके साथ साथ व्यक्तिगत विचारों से संबंधित प्रश्नों को सोच समझ करके बनाना चाहिए, किसी की धार्मिक व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस न लगे। तो व्यक्तिगत विचारों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का निर्माण करने में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि वो कहीं गलती ना हो जाए। इसके साथ साथ व्यक्तिगत प्रश्न में आरोप से संबंधित दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। आपने जैसे हम कह सकते हैं जातिवाद को मानते हैं, हाँ या नहीं तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हो आपकी आय जो है इससे दूसरे से ज़्यादा है, कम है, ये कुछ मतलब इस तरह के प्रश्न जिससे आदमी परेशान हो जाए, गुस्सा हो जाए और प्रश्नावली को फाड़ के फेंक दे और आपका जो उद्देश्य था वो पूरा ना हो। इसके साथ साथ काल्पनिक दशा से संबंधित प्रश्न भी ना हो। जो कल्पना से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनका भी प्रयोग अपनी प्रश्नावली में नहीं करना चाहिए। कोई प्रश्न कितना महत्वपूर्ण, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम से संबंधित ना हो,
जैसे हम कह सकते हैं वो महात्मा गांधी के नाम से ना हो, या वीर सावरकर के नाम से ना हो, या किसी भी ऐसे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू के नाम से ना हो, या किसी पर्टिकुलर वर्तमान समय के किसी नेता से के नाम से संबंधित ना हो, क्योंकि बहुत ही गलत चीज़ होता है ये। किसी व्यक्ति का नाम उसमें नहीं होना चाहिए। विशेष उत्तर देने का अप्रत्यक्ष संकेत देने वाला प्रश्न ना हो, मतलब आप जानना तो चाह रहे हैं लेकिन उसको डायरेक्टली नहीं कहकर इनडायरेक्टली कह रहे हैं, तो इसलिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विशेष उत्तर देने का प्रयास अप्रत्यक्ष रूप से उस उत्तरदाता के सामने नहीं करना चाहिए, अर्थात ऐसे प्रश्नों का निर्माण नहीं करना चाहिए। एक तरह से अपनी जिज्ञासाओं के समाधान से संबंधित प्रश्नों का निर्माण भी नहीं करना चाहिए अगर वो टॉपिक से संबंधित नहीं है। कई बार हो सकता है कि अनुसंधानकर्ता के अंदर कोई जिज्ञासा हो सकती है लेकिन वो टॉपिक से डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को निर्मित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में गड़बड़ होने की अंदेशा रहता है। अब प्रश्नों का निर्माण होने के बाद प्रश्नों का संशोधन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता है हमने प्रश्नावली का निर्माण कर लिया, उसको टाइप करा दिया, भेज दिया, और ऐसे में बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। हमको प्रश्नावली को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए, और उसको कुछ लोगों को सर्कुलेट करना चाहिए, कुछ लोगों के पास भेजना चाहिए, जिससे कि हमको एक तरह से उसका टेस्ट हो जाए, और टेस्ट हो जाए जिससे उन प्रश्नों में कुछ गड़बड़ी हो तो उस पर संशोधन किया जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सुपरवाइजर की मदद ली जा सकती है, कुछ स्पेशलिस्ट की मदद ली जा सकती है, जो ये बताएंगे कि आपके प्रश्न सही हैं या गलत हैं। इसीलिए कहा जाता है रिसर्च में एक सुपरवाइजर होता है जो इस तरह की बातों को बताता है। कुछ प्रश्न ऐसा भी हो सकता है आपने निर्मित तो कर लिए लेकिन अनुपयोगी है, तो वो भी ध्यान रखना है। कुछ दोषपूर्ण और पक्षपातपूर्ण है, उनको निकाल देना चाहिए। और ये सारा काम जब हम पायलट सर्वे पूर्व परीक्षण करते हैं उस समय हमको ये सब चीज़ें दिमाग में आती, सोच में आती, इसलिए कुछ लोगों को भेज के उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है अनुमापों का निर्माण, यानी हम अनुमापों का निर्माण भी करना चाहिए। उत्तरदाता की मनोवृत्ति व व्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाले प्रश्नों से संबंधित हम विशेष अनुमापों व पैमाने का निर्माण किया जाए। इससे क्या होता है, स्केलिंग टेक्निक्स का मतलब यूज करने के लिए कि ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए जिससे हम अनुमापन बना सके। खासकर उत्तरदाता की जो सोचता क्या है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उससे संबंधित हमको इस तरह के अनुमापों का निर्माण करना होगा। इसके साथ साथ हमको ये देखना, जैसे बोगार्डस स्केल है, जैसे बोगार्डस स्केल जिसमें कि सामाजिक दूरी नापी जा सकती है। खासकर अमेरिका में बोगार्डस साहब ने वहाँ के लोगों की सोच को जानने का प्रयास किया था, जिसमें उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग के बारे में लोग क्या सोचते हैं, और उससे पता चल जाता है उनके बाद सामाजिक दूरी कैसे है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है, अमेरिका के बारे में सोचता है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या सोचता है, इंग्लैंड के बारे में क्या सोचता है। उससे बोगार्डस स्केल का भी प्रयोग किया जा सकता है, लिंकर्ट स्केल का प्रयोग किया जा सकता है। इन स्केलों का प्रयोग करने से रिसर्च में एक अच्छा दृष्टिकोण आएगा, जिससे कि वास्तविक दृष्टिकोण आएगा और रिसर्च करना आसान होगा। तो इससे प्रश्नावली बहुत अधिक उपयोगी बन जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि इस तरह की अनुमापों का प्रयोग रिसर्च में आवश्यक रूप से प्रश्नावली के निर्माण में करना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है बाह्य आकृति। एक तरह से प्रश्नावली का जो बाह्य रूप हो वो बहुत ध्यान देने वाला है, क्योंकि जब आप किसी के पास भेजते हो, ये तो आपको पता है कि प्रश्नावली को डाक के माध्यम से भेजा, तो आप उसके सामने नहीं होता, आपके पास आपका जो कागज़ है, आपकी जो प्रश्नावली का पेपर है वो उसके पास रहता है उत्तरदाता के सामने। तो प्रश्नावली का आकार बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए। प्रश्नावली इतनी बड़ी भी ना हो कि आदमी पन्ना पलटता रहे और कह दे कि हम नहीं भरेंगे। खासकर हमारे इंडिया के जो माहौल है उस आधार पर भी ये ध्यान रखना है, या जिस क्षेत्र का भी अध्ययन करना है तो कि आकार पे विशेष ध्यान देना है। इसके साथ साथ जो कागज़ तैयार किया जाए तो उसका रंग और रूप भी ध्यान देना होगा, कि बहुत ज़्यादा खराब कागज़ का प्रयोग नहीं करना है, उसका रंग रूप ठीक ठाक होना चाहिए। कागज़ की जो छपाई वो आकर्षक होनी चाहिए। प्रिंटिंग प्रेस वाले से ये विशेष रूप से कहना होगा कि प्रिंटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रिंटिंग वाला शब्द अगर अच्छा नहीं लगा तो कई बार उत्तरदाता उसको ध्यान से नहीं देखता, लेकिन प्रिंटिंग अगर अच्छी हुई तो एक बार उसको देखने का प्रयास करता है। आकार का निर्धारण में प्रश्नों की संख्या देखकर होना चाहिए, मतलब प्रश्न की संख्या देखकर उसका आकार निर्धारण। प्रश्न मतलब इतने ज़्यादा पास पास भी ना हो कि आदमी को पढ़ने में बड़ा ध्यान देना पड़े, लेकिन प्रश्न इतना दूर दूर भी ना हो कि उसको लगे कि ये तो छोटे बच्चे ने तैयार किया है या कम पढ़े लिखे ने तैयार किया है।
कहने का मतलब उनके बीच का जो स्पेस हो लाइनों के बीच का वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। चित्रों व चार्टों का प्रयोग होना चाहिए। खासकर चित्रों और चार्टों का प्रयोग करने से ये रहता है कि उत्तरदाता के सामने एक तरह से सरलता का दृष्टिकोण रहता है। अब वो उस आसानी से सवाल को समझ लेता है। कागज़ अच्छी किस्म का होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि अगर कागज़ अच्छी किस्म का नहीं है तो तब भी उत्तरदाता थोड़ा सा उससे प्रभावित नहीं होता है। हल्के पीले रंग का भी हो सकता है, हल्के नीले रंग का हो सकता है, हल्के हरे रंग का हो सकता है, जो बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। इसके अलावा प्रश्नावली की जो छपाई है वो त्रुटि रहित होनी चाहिए। उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे शब्द कभी कभी टाइप में गलत हो जाते हैं, इसलिए प्रश्नावली को पहले अच्छी तरह से देख के, समझ के, सोच के, खुद पढ़ के देखना चाहिए ताकि त्रुटि रहित हो जाए। शीर्षकों और प्रश्नों का पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। शीर्षक जो होते हैं कि आर्थिक स्थिति से संबंधित है, सामाजिक स्थिति से संबंधित है, व्यक्तिगत से संबंधित है, पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित, ये शब्द के ये जो शीर्षक हैं ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ये स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्नावली के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सहगामी पत्र भी भेजना चाहिए ताकि प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिल सके। इसके साथ साथ प्रश्नावली में सहगामी पत्र में ये लिखना चाहिए कि हम आपको ये प्रश्नों का उत्तर आप 20 दिन में हमको वापस भेज देंगे, लेकिन 10 दिन के बाद ही एक अनुगामी पत्र भी भेजना चाहिए ताकि उत्तरदाता उसके लिए थोड़ा सा एक्टिव रहे। तो इस तरह से इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो ठीक है, प्रश्नावली का निर्माण हम लोग कर देते हैं, प्रश्नावली बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें कुछ दोष भी हैं। जैसे हम कह सकते हैं ये अशिक्षित के लिए अनुपयुक्त है। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत का बहुत बड़ा पक्ष अभी भी अशिक्षित दिखाई पड़ता है, इसलिए भारत जैसे देश के लिए ये बहुत अच्छी दृष्टिकोण नहीं है प्रश्नावली, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग या बहुत सारे क्षेत्र के लोग हम आज भी प्रश्नावली आती है उनको अलग रख देते हैं, तो उस आधार पर यह उपयोगी नहीं है। इसके साथ साथ उत्तर प्राप्त करने की समस्या यहाँ पर रहती है। बहुत सारे लोग प्रश्नावली पढ़ते हैं, कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं, कुछ का प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। ऐसे में हम एक समस्या रहती है उत्तर कैसे प्राप्त किया जाए। इसके साथ साथ कुछ लोग अपूर्ण छोड़ देते हैं, प्रश्नों का उत्तर पूरा नहीं देते, अपूर्ण दे देते हैं या गलत सूचनाओं को भर देते हैं। ये भी एक तरह की समस्या हमारे तरह, ये दोष प्रश्नावली का कहा जा सकता है। व्यक्तिगत संपर्क का अभाव होता है इसमें, खासकर प्रश्नावली से हमने भेज दिया तो व्यक्तिगत संपर्क नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अस्पष्ट लेखन, जैसे किसी ने उत्तर लिखा, उसने अपने हिसाब से सही लिखा हुआ, लेकिन उसकी जो राइटिंग थी बहुत अच्छी नहीं, जिसके कारण हमको उत्तर नहीं प्राप्त हो पाता। गहन अध्ययन में अनुपयुक्त दिखाई पड़ती है, क्योंकि हम उत्तरदाता के सामने नहीं रहते। ऐसे में जो उसने लिख दिया उससे हमको बहुत सही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जिसके कारण हमको गहन जानकारी नहीं मिल सकती। इसके अलावा सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण हम यहाँ पर नहीं कर सकते। जो सार्वभौमिक प्रश्न हैं उनका निर्माण नहीं कर सकते, तो इस आधार पर ये कमी पाई जाती है। इसके बाद बात आती है इसके टाइप्स की। प्रश्नावली के टाइप्स को लेकर अनेक समाजशास्त्री तरह तरह के प्रकार बताते रहे, उन सब का सम्मिलित रूप हम यहाँ पर कह सकते हैं। जैसे प्रश्नावली का जो प्रकार है, एक तो प्रकार में पहला आता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, यानी संरचित प्रश्नावली। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसकी रचना वास्तविक अध्ययन से पूर्व ही कर ली जाती है, यानी अध्ययन करने से पहले ही इसकी रचना कर ली जाती है। संरचित प्रश्नावली वे होती है जिनमें निश्चित, स्पष्ट और पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे अतिरिक्त प्रश्न भी सम्मिलित रहते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों का स्पष्टीकरण करने, अपर्याप्त प्रश्नों का स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत उत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए, हम स्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली में हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं, कुछ अतिरिक्त प्रश्नों का निर्माण भी करते हैं और अधिक विस्तृत उत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण भी यहाँ पर मिल जाता है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली में हम प्रश्नों का निर्माण करके जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। खासकर स्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली का प्रयोग हम देखते हैं कि जो व्यावसायिक सर्वे हमारा होता है उसमें भी इस तरह के प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। एक तरह से कुछ लोग का कहना है एक तरह के ये मानक प्रश्नावली है। साधारणतः समाज में जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए इस प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, या फिर प्रशासनिक स्तर पर परिवर्तन हेतु व्यक्तियों के सुझाव जानने के लिए उपयोगी हो सकती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी फैक्ट्री में ये जानना चाहते हैं कोई कि प्रशासनिक सुधार कैसे किया जा सकता है, तो आज उन प्रश्नों को दे दिया, 10 साल बाद भी उनको उस तरह के प्रश्नों को ही उनके सामने प्रस्तुत किया। तो उस तरह से प्रशासनिक सुधार से संबंधित दृष्टिकोण, प्रशासनिक परिवर्तन से संबंधित दृष्टिकोण, सोच लोग की जानने के लिए इस तरह की प्रश्नावली का प्रयोग किया जा सकता है।
बात आती है असंरचित प्रश्नावली। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि असंरचित प्रश्नावली वह होती है जिनमें से कुछ निश्चित विषय क्षेत्रों का समावेश होने के साथ साथ ही उन लोगों की संख्या भी निर्धारित रहती है जिनसे साक्षात्कार करना है। लेकिन इस प्रश्नावली में प्रश्नों के स्वरूप और उनके क्रम का निर्धारण करने में अध्ययनकर्ता को विशेष रूप से काफ़ी स्वतंत्रता रहती है। इसमें प्रश्नावली में एक तरह से अध्ययनकर्ता अपने हिसाब से उसमें चेंजेस ला सकता है, अपने हिसाब से बदलाव रहता है, अर्थात अध्ययनकर्ता को काफ़ी स्वतंत्रता मिली रहती है, ऐसा कैंट साहब कहते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ विद्वान इसे प्रश्नावली न मानकर एक तरह से साक्षात्कार विधि के रूप के एक विशेष स्वरूप के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि इसमें हम पहले से निर्धारित नहीं करते हैं, हम समय और परिस्थिति के हिसाब से इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ये अनस्ट्रक्चर्ड असंरचित प्रश्नावली कही जा सकती है। दूसरा हम कह सकते हैं बंद प्रश्नावली, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। जब हम बंद प्रश्नावली की बात करते हैं तो बंद प्रश्नावली अर्थात इसमें अनुसंधानकर्ता प्रत्येक प्रश्न के सामने अनेक तरह के संभावित उत्तर प्रस्तुत कर देता है, जिससे उत्तरदाता उनमें से किसी एक उत्तर को देने का प्रयास करता है, अपने विचार को व्यक्त करता है। ऐसी प्रश्नावली का प्रमुख लाभ यह दिखाई पड़ता है कि इसमें सूचनाओं को सरलता से सारणीयन करके उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी एक तरह से अनुसंधानकर्ता को आसानी रहती है बाद में वर्गीकरण करने, सारणीयन करने में, एनालिसिस करने में, विश्लेषण करने में आसानी रहती है, क्योंकि ऑप्शन उन चारों में, पांचों में जो भी संभावित उत्तर दिए हैं उनमें से ही किया जाएगा, तो एक तरह का सुविधा रहती है। इसके अलावा खुली प्रश्नावली या अप्रतिबंधित प्रश्नावली, ओपन क्वेश्चनर कह सकते हैं, इसके उत्तरदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी अच्छा अनुसार कोई भी उत्तर दे सकता है। एक तरह से इसमें उत्तरदाता के सामने एक तरह से छूट रहती है, उसके सामने प्रश्न के सामने कुछ स्पेस दे दिया जाता है, उस स्पेस पे वो अपनी बातें लिख सकता है, कुछ रिक्त स्थानों पे दे देता है, तो एक तरह से ये जानकारी मिल जाती है। प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों के विचारों, मनोवृत्तियों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन है। यानी खासकर इसमें उत्तरदाता के सामने ये चीज़ रहती है कि हम उत्तरदाता से हम प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे में किसी तरह का बंधन नहीं रहता, खासकर अनुसंधानकर्ता जो उसको बंधन में नहीं रखता और वो उत्तरदाता अपनी मर्जी से उत्तर दे सकता है। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि वो जो उत्तर देना चाहते हैं उनके लिए कुछ जगह होनी चाहिए। कई बार होता है कि जब हम बंद प्रश्नावली की बात करते हैं, बंद प्रश्नावली में 4-5 ऑप्शन दिए तो उनमें से भी कभी कभी कोई संतुष्ट नहीं होता है। ऐसे में खुली प्रश्नावली एक अच्छा दृष्टिकोण हो सकता है। हालांकि खुली प्रश्नावली के जरिए जो उत्तर प्राप्त होते हैं गुणात्मक रूप में होते हैं, ऐसे में वर्गीकरण और सारणीयन करने में परेशानी होती है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन इस हिसाब से अच्छी कि उत्तरदाता अपने उत्तर देने के लिए खुली छूट रहती है और ऐसे में वास्तविक जानकारी तो प्राप्त हो जाती है, वो वार्तालाप की एनालिसिस करने में परेशानी होती है। इसके बाद बात आती है चित्रमय प्रश्नावली। खासकर चित्रमय प्रश्नावली, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यदि समूह एक और कम शिक्षित है, कम पढ़ा लिखा है और दूसरी ओर ऐसे व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क ना हो, तो ऐसी स्थिति में चित्रमय प्रश्नावली के द्वारा तथ्य का संग्रह किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है। खासकर बच्चों की जो मनोवृत्तियां हैं या उनकी रुचि का अध्ययन करने के लिए इस तरह की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि अगर जैसे मैंने कहा कम पढ़े लिखा है कि प्रश्न उनके पास आया, प्रश्न समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे पूछ लिया आप गांव में रहते हैं शहर में रहते हैं, या आपको गांव पसंद है या शहर पसंद है। मान लीजिए गांव शहर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, तो गांव का चित्र बना दिया, शहर का चित्र बना दिया। मतलब कहने का कि उनको चित्रों के जरिए प्रश्नों को समझा दिया गया, तो इस तरह से उसके सामने एक सुविधा रहती है उत्तरदाता के सामने। इसके बाद बात आती है मिश्रित प्रश्नावली, जैसा कि इसके भी नाम से स्पष्ट है। जब हम बात करते हैं प्रश्नों की जो प्रकृति होती है किसी एक रूप से संबंधित नहीं होती, वो बंद भी हो सकती है, खुली भी हो सकती है, उसमें स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है। कहने का मतलब यह है सीमित नहीं है किसी एक तरह में, अनेक प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं और अनेक प्रकार के प्रश्नों को बनाने का उद्देश्य रहता है कि गहन जानकारी प्राप्त करना चाहता है अनुसंधानकर्ता, अर्थात गहन जानकारी के लिए वो अपने टॉपिक में कुछ प्रश्नों को बंद प्रश्नावली के आधार पर बनाता है, कुछ को खुली प्रश्नावली के आधार पर बनाता है, जिससे वो उसका उद्देश्य पूरा हो सकता है, जिससे अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिश्रित प्रश्नावली का प्रयोग करता है। वर्तमान समय में हमारे जो अनुसंधानकर्ता है वो मिश्रित प्रश्नावली का ही प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि प्रश्नावली का प्रयोग
अनुसूची की तुलना में थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन जो भी प्रश्नावली का प्रयोग कर रहे हैं कम से कम समय में वो अधिक से अधिक विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन करके जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्नावली में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन साथ में कुछ कमियाँ भी हैं। जैसे जैसे समाज पढ़ा लिखा हो जाएगा वैसे वैसे प्रश्नावली के जरिए प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके अनुसंधान कार्य बहुत सरल हो जाएगा। हालांकि वर्तमान समय में इंटरनेट की दुनिया है और इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी हद तक जानकारी हमको प्रश्नावली के जरिए जो प्राप्त होती है वो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जिस समय कोरोना काल में भी हमने देखा बहुत सारी चीज़ें, जैसे गूगल फॉर्म आ गया है जिसके जरिए लोगों से प्रश्नावली की तरह से, प्रश्नावली यानी गूगल फॉर्म कर के उस तरह के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हम कह सकते हैं एक अच्छा माध्यम वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है और आगे चलकर प्रश्नावली बहुत उपयोगी हो सकती है। आगे हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।